हेलो गाइस। तो आज देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर। ये एलेन की नोट्स है, ठीक है। ये मेरा खुद का नोट है जो एलेन से बना हुआ है। तो आज उसी को थोड़ा देखते हैं। आपके पास अगर नोट्स नहीं है तो आप कमेंट में मुझे बताना, मैं इसका स्नैप लेके आपको दे दूंगा, ठीक है। इसका PDF फॉर्म बना के आपको मिल जाएगा। तो देखते हैं, ये सर जो हैं हमारे वो अच्छी तरह से नोट्स बना के लिखाए हैं। और ये काफ़ी इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर जो है काफ़ी बड़ा चैप्टर है। इसमें बहुत सारे फॉर्मूलेज वगैरह हैं जो हम धीरे धीरे करके पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, चलिए। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर जो है इसमें बहुत सारे आर्टिकल्स आएंगे। तो पहली आर्टिकल जो बनेगा हमारा वो होगा चार्ज एंड इट्स फंडामेंटल। पहले तो हम चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद आपका आ जाएगा कूलम्ब्स लॉ, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बाद इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आ जाएगा, इसके बाद आएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसके बाद गॉस थ्योरम हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका आ जाएगा पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, उसके बाद इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और सबसे लास्ट में आएगा मिक्सिंग ऑफ टीनी चार्ज ड्रॉप, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये टोटल इतने सारे आर्टिकल हैं, हम धीरे धीरे करके ये सबको एक एक करके पढ़ेंगे। तो हमारा आर्टिकल नंबर 1 जो आ जाएगा वो आएगा चार्ज एंड इट्स फंडामेंटल। तो पहले हम चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। तो ये चार्ज एंड इट्स फंडामेंटल्स। तो पहले इलेक्ट्रिक एक टर्म आया इन 600 BC। थेल्स ने क्या किया, अंबर और वूल को जब रॉब किया तो उसमें क्या हुआ, उन्होंने अट्रैक्शन शो की। तो अंबर का नाम इलेक्ट्रम होता है, तो इलेक्ट्रम वर्ड से ही आपका इलेक्ट्रिक वर्ड आया। तो चार्ज क्या होता है? चार्ज एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज चार्ज ऑन एनी बॉडी। तो अगर किसी बॉडी है और पार्टिकल है उसके ऊपर एक्सेस चार्ज है या फिर उसमें डेफिशिएंसी ऑफ चार्ज है, तो उसमें बोलते हैं कि उसके ऊपर वो चार्ज बॉडी है। तो चार्ज जो है उसे बोलते हैं एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज चार्ज इन एनी बॉडी। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस फ्रॉम लो वार फंक्शन बॉडी टू हाई वार फंक्शन बॉडी। तो जब आप दो बॉडी को रॉब करोगे तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी की ओर एक चार्ज ट्रांसफर होगा। तो जिस बॉडी का वार फंक्शन जो होता है वो कम होता है, उस वहीं से इलेक्ट्रॉन निकल के ज्यादा वार फंक्शन वाले बॉडी को जाएगा। वार फंक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको कितना वार करना पड़ता है। तो जिसका वार फंक्शन कम होगा उसमें कम वार करना पड़ेगा, तो इसमें इजीली इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो दूसरी बॉडी की ओर चला जाएगा, ठीक है। तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस फ्रॉम लो वार फंक्शन बॉडी टू हाई वार फंक्शन बॉडी व्हेन बोथ बॉडीज रॉब्ड अगेंस्ट ईच अदर। नेक्स्ट आ जाएगा आपका यूनिट ऑफ चार्ज। तो ये जो चार्ज है इसकी यूनिट क्या है? तो यूनिट ऑफ चार्ज जो आ जाएगा MKS यूनिट जो आएगा वो कूलम आएगा। इसको आप शॉर्टकट में C लिख सकते हो और CB लिख सकते हो। और जब CGS में आप देखोगे तो CGS में आपकी दो यूनिट आती है, एक आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, दूसरी आता है इलेक्ट्रोमोटिव यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट और ESU उसे बोलते हैं। इसमें आता है यूनिट जो आता है उसको बोलते हैं स्टेट कूलम और उसको फ्रैंकलिन भी बोलते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रोमोटिव यूनिट जो आता है वो होता है आप कूलम, उसको शॉर्टकट में लिखते हैं AB कूलम, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम। तो ये प्रैक्टिकल यूनिट अगर आप देखोगे चार्ज का तो ये आपका बन जाएगा फैराडे। रिलेशनशिप कूलम जो होता है 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टेट कूलम और 1 एप कूलम इज इक्वल टू 10 कूलम। एक कूलम जो होता है वो 3 × 10⁹ स्टेट कूलम के बराबर होता है और एक एप कूलम जो होता है वो 10 कूलम के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर CGS जो यूनिट होते हैं वो MKS यूनिट से बड़ा होता है। तो ये थोड़ा सा चीज आपको याद रखना पड़ेगा, ये इंपोर्टेंट चीज है। नेक्स्ट प्रैक्टिकल यूनिट जो फैराडे हमने बोला था वो 1 फैराडे इज इक्वल टू 96,500 कूलम आ जाएगा, ठीक है। तो ये आता है चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन। जो 1 फैराडे बोलते हैं वो एक्चुअली होती है 1 मोल इलेक्ट्रॉन। अगर आप लेते हो तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जितना चार्ज बनेगा उसको बोलते हैं आप 1 फैराडे। नेक्स्ट कैलकुलेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है उसको अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में निकालोगे तो कितना बनेगा। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम जो है वो MKS यूनिट है, हमें उसको ESU में कन्वर्ट करना है, मतलब CGS में कन्वर्ट करते हैं। तो 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टेट कूलम, ये आपको पता है। तो यहाँ पे कूलम की बदले हम डाल देंगे 3 × 10⁹ स्टेट कूलम।
तो यहाँ पर ESU भी लिख सकते हैं आप। तो ये टोटल जब मल्टीप्लाई कर लोगे ये बनेगा आपका 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU। तो एक जो इलेक्ट्रॉन है उसकी चार्ज अगर आप ESU में निकालोगे वो बन जाएगा 4.8 इंटू 10⁻10 ESU। नेक्स्ट एक दे रखा है 1 हाफ कूलम बाई स्टेट कूलम का रेशियो कितना आएगा। तो ये आपको पता है 1 हाफ कूलम इज इक्वल टू 10 कूलम। तो 10 कूलम की जगह आप डाल सकते हो 3 इंटू 10⁹ स्टेट कूलम। तो ये स्टेट कूलम को इधर ले आओ तो 1 हाफ कूलम बाई स्टेट कूलम इज इक्वल टू बन जाएगा 3 इंटू 10⁻10। तो ये थोड़ी सी आपको ये तीन चीजें याद रखना पड़ेगा। 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁹ स्टेट कूलम, 1 हाफ कूलम इज इक्वल टू 10 कूलम, 1 फैराडे इज इक्वल टू 96,500 कूलम। ये तीन चीज आपको याद है तो ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आपको आता है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज कौन सी प्रॉपर्टीज शो करता है। तो चार्ज इज ए स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। चार्ज जो होता है ये वेक्टर नहीं होगा क्योंकि इसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। तो ये स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। चार्ज इज इनवेरिएंट। चार्ज ऑन एनी बॉडी डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड ऑफ दैट बॉडी। तो चार्ज इनवेरिएंट होता है। तो इसकी मतलब ये होता है कि चार्ज जो होता है एक बॉडी के ऊपर जितना चार्ज है वो हरदम कांस्टेंट रहेगा। ऐसा नहीं कि बॉडी मूवमेंट कर रहा है या तो फिर ज्यादा स्पीड से मूव कर रहा है तो उसके ऊपर चार्ज ज्यादा आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो इसलिए बोलते हैं चार्ज इज इनवेरिएंट इन नेचर। चार्ज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, अगर किसी बॉडी के ऊपर मास है तो उसके ऊपर चार्ज हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि एक बॉडी के ऊपर चार्ज है तो इसका मास हो सकता है नहीं हो सकता, ये पॉइंट आप नहीं बोल सकते। अगर चार्ज है तो ऑब्वियसली उसके पास कुछ ना कुछ मास होगा। तो चार्ज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। विदाउट मास चार्ज नॉट पॉसिबल। तो विदाउट मास में आप कभी भी नहीं बोल सकते कि उसके ऊपर चार्ज है। बट विदाउट चार्ज मास इज पॉसिबल। लेकिन बिना चार्ज के मास तो पॉसिबल हो सकता है, जैसे कि न्यूट्रल बॉडी। नेक्स्ट आपका आता है व्हेन न्यूट्रल बॉडी चार्ज। अगर आप किसी न्यूट्रल बॉडी को चार्ज करते हो, जैसे कि अगर आप पॉजिटिवली चार्ज करते हो तो, या फिर आप उसको नेगेटिवली भी चार्ज कर सकते हो। तो अगर आप पॉजिटिवली चार्ज करते हो तो इस पॉजिटिवली चार्ज कैसे करोगे, तो आपको इलेक्ट्रॉन रिमूव करना पड़ेगा। एक न्यूट्रल बॉडी था, आपने उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवा दिया तो ये बन गया आपका पॉजिटिवली चार्ज। अब इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया तो कुछ ना कुछ तो मास निकल ही गया। तो यहाँ पर अगर आप एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हो, ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देते हो तो पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो कुछ ना कुछ तो मास ही उसका कम ही हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास निग्लिजिबल होता है लेकिन कुछ ना कुछ तो होता ही है। तो यहाँ पे मास डिक्रीज हो जाएगा। अब ये जो है इसमें ये बॉडी में हर जगह पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। तो पॉजिटिव चार्ज जब सेम चार्ज आते हैं, लाइक चार्ज आते हैं, तो उसमें बीच में रिपल्सन होता है। तो जब रिपल्सन हो जाएगा इस बॉडी का वॉल्यूम हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा। तो वॉल्यूम इंक्रीजेस ड्यू टू रिपल्सन बिटवीन लाइक पॉजिटिव आयंस। अब डेंसिटी आ जाए, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो मास क्या हुआ आपका डिक्रीज हुआ, मास जो डिक्रीज हुआ बहुत ही निग्लिजिबल अमाउंट में डिक्रीज हुआ। वॉल्यूम जो हुआ वो इंक्रीज हो जाए। तो वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो उसके हिसाब से मास इतना ज्यादा डिक्रीज नहीं होता। तो वॉल्यूम अगर इंक्रीज होता तो डेंसिटी आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। तो इसकी वजह से डिक्रीज होगा, मास भी डिक्रीज हो जाएगा तो उसकी वजह से भी डेंसिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो कोई भी बॉडी अगर है आप उसकी पॉजिटिवली चार्ज अगर करवाते हो आप उसको, तो उसमें क्या होता है कि मास तो डिक्रीज होता है, वॉल्यूम उसकी इंक्रीज होता है और डेंसिटी उसका डिक्रीज होता है। उसी तरह किसी भी बॉडी को अगर नेगेटिवली चार्ज करना हो तो आप उसमें क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन्स ऐड करोगे। तो इलेक्ट्रॉन ऐड करने से क्या होगा, मास इसकी इंक्रीज हो जाएगा। तो लेकिन मास जब इंक्रीज होगा इतना ज्यादा भी नहीं इंक्रीज होगा, निग्लिजिबल अमाउंट में मास इंक्रीज होता है। तो बॉडी में नेगेटिवली चार्ज आयन बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो नेगेटिवली चार्ज आयन के बीच में रिपल्सन होगा तो बॉडी में वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। डेंसिटी जो होता है दैट इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, मास लेकिन क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। तो वॉल्यूम में इंक्रीज, मास में इंक्रीज, लेकिन मास का इंक्रीज नेग्लिजिबल होता है। तो टोटल में अगर देखा जाए तो डेंसिटी वही डिक्रीज ही होता है। तो इसमें से ये पता चलता है कि आप बॉडी को कोई भी एक न्यूट्रल बॉडी लो, उसमें आप पॉजिटिवली चार्ज आयन मतलब उसको आप पॉजिटिवली चार्ज करो या फिर नेगेटिवली चार्ज करो, दोनों में ही क्या हो जाएगा, उसकी वॉल्यूम बढ़ेगा। देखो पॉजिटिवली चार्ज में भी उसकी वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, नेगेटिवली चार्ज में भी उसकी वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। लेकिन जब आप डेंसिटी की बात करोगे, डेंसिटी दोनों में क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। आप पॉजिटिवली चार्ज करते हो फिर भी डेंसिटी डिक्रीज होता है, नेगेटिवली चार्ज करते हो फिर भी डेंसिटी में क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, नेक्स्ट। तो व्हेन ए न्यूट्रल बॉडी इज चार्ज देन इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस एंड डेंसिटी डिक्रीजेस। तो अगर आप कोई भी न्यूट्रल बॉडी लेते हो और उसको चार्ज करते हो तो इसकी वॉल्यूम जो हो जाएगी वो, व्हेन न्यूट्रल बॉडी चार्ज देन इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस एंड डेंसिटी डिक्रीजेस। तो उसकी वॉल्यूम जो हो जाएगी
वो इंक्रीज होगी और उसकी डेंसिटी जो हो जाएगी वो डिक्रीज हो जाएगी। ये क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंट्रेंस में, तो आप उसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट आ जाएगा आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में ये कुछ ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट है, हम उसको देखेंगे कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। तो टोटल चार्ज ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट, ये ऑब्वियसली सही है। तो अगर आप यूनिवर्स की चार्ज लेते हैं तो टोटल जो चार्ज मिलेगा वो टोटल चार्ज हो जाएगा कांस्टेंट। टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन्स इन यूनिवर्स इज कांस्टेंट। यहाँ पे दे रखा है कि जितने पॉजिटिव आयन है वो कांस्टेंट होगा, ऐसा नहीं होगा। पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन जो होती है वो आपस में क्या होता है, चेंज होते हैं। टोटल आयन आपका कांस्टेंट होता है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन आप ऐसा नहीं बोल सकते कि जितने पॉजिटिव आयन है वो हरदम कांस्टेंट रहेंगे और जितने नेगेटिव आयन है वो हरदम कांस्टेंट, ऐसा नहीं होता है। टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। एक आइसोलेटेड सिस्टम अगर आप लेते हो तो उसमें टोटल चार्ज जो है वो ऑलवेज कांस्टेंट होता है, ये बिल्कुल सही है। चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड और कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बिल्कुल सही है। चार्ज को आप ना ही क्रिएट कर सकते हो ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो। इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कैन बी प्रोड्यूस्ड। ऑब्वियसली किसी भी अगर आप न्यूट्रल बॉडी से इलेक्ट्रॉन ले जाते हो तो इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट, इन ऑल टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन चार्ज बिफोर रिएक्शन इज इक्वल टू चार्ज आफ्टर रिएक्शन। कोई भी एक केमिकल रिएक्शन अगर करते हो तो रिएक्शन से पहले जितना चार्ज होता है रिएक्शन के बाद में उतना ही चार्ज। ऑब्वियसली ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है। अगर आप रिएक्टेंट में देखोगे जितना चार्ज होता है, जितने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं, उसी तरह अगर आप प्रोडक्ट में देखोगे उतना ही पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को आप मिल जाएगा। तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट आ जाएगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। इसका मतलब ये होता है कि जब भी किसी जगह से दूसरी जगह पर चार्ज ट्रांसफर होता है तो ये अर्धम क्वांटाइज्ड मैनर में ट्रांसफर होगा, मतलब मल्टीपल नंबर ऑफ इंटीजर में ट्रांसफर होगा। ऐसा नहीं कि मतलब इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर होता है या तो फिर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा या फिर 2 या फिर 3, ऐसे नहीं बोल सकते आप 3.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, तो इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटा क्या होता है? मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी व्हिच कैन एग्जिस्ट फ्रीली इन नेचर इज नोन एज क्वांटा ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। तो क्वांटा किसे बोलते हैं? वो एक कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी, यहाँ पे हम चार्ज की बात कर रहे हैं, आप कोई भी मतलब मास ले सकते हो या तो फिर कुछ भी आप फिजिकल क्वांटिटी ले सकते हो। तो उस फिजिकल क्वांटिटी में मिनिमम पॉसिबल वैल्यू, एक सबसे मिनिमम पॉसिबल वैल्यू जो क्या हो सकता है, फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है नेचर में, उसे आप बोलते हैं क्वांटा। मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी व्हिच कैन एग्जिस्ट फ्रीली इन नेचर इज नोन एज क्वांटा ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी, इसे बोलते हैं क्वांटा। Why charge is quantized? While charging a body, electrons can be transferred only in integer number. Therefore, charge on any body is integral multiple of charge of electron. तो क्वेश्चन आता है चार्ज को क्वांटाइज क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब भी किसी बॉडी से दूसरी बॉडी का इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो ये इंटीजर नंबर की मल्टीप्लीकेशन में ही ट्रांसफर होगा, तो इसीलिए बोलते हैं चार्ज इज क्वांटाइज्ड। Therefore, charge in any body is integral multiple of charge of electron, that is equals to, आप अगर फॉर्मूला देखोगे तो ये बन जाएगा Q is equals to N into E। तो Q जो होता है दैट इज चार्ज ऑफ बॉडी, N आपका आ जाएगा 1 2 3 या तो फिर कुछ भी, E is equal to बन जाएगा आपका क्वांटा। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ही इलेक्ट्रॉन को आपने क्वांटा मान लिया। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है, इफ 50,000 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड फ्रॉम न्यूट्रल बॉडी देन कैलकुलेट चार्ज ऑन दैट बॉडी। एक बॉडी से आप 50,000 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर लिए तो उसमें कितना चार्ज आएगा? तो यहाँ पे Q इज इक्वल टू आपका बन जाएगा N इंटू E। तो N इज इक्वल टू 50,000, E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये टोटल मल्टीप्लाई करके आप इसमें निकाल सकते हो। और चार्ज जो बनेगा, आप रिमूव करनी है, इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो उसके चार्ज जो बनेगा उसका चार्ज क्या बन जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगा। नेक्स्ट, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिलेटेड टू 1 कूलम चार्ज। एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो एक कूलम चार्ज, तो Q हमारा हो गया एक कूलम। हमको फॉर्मूला याद है क्वांटाइजेशन का, Q इज इक्वल टू N इंटू E। तो यहाँ पे Q इज इक्वल टू 1 कूलम डाल देंगे, N हमें निकालना है कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो N इज इक्वल टू बन जाएगा 1/1.6 इंटू 10⁻19। तो ये आपका आंसर मिल जाएगा। तो एक कूलम चार्ज में इतने सारे इलेक्ट्रॉन आपका मिलेंगे। नेक्स्ट आपको आ जाएगा कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एसोसिएटेड विद 20 माइक्रोकूलम चार्ज। 20 माइक्रोकूलम चार्ज में कितने सारे इलेक्ट्रॉन है? तो यहाँ पे Q आपको दे देगा 20 माइक्रोकूलम मतलब 20 इंटू 10⁻⁻16 N इंटू E। तो N इंटू E का मतलब होता है चार्ज उसका 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो यहाँ पे N की वैल्यू आ जाएगा 20 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय इतना। तो ये आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है,
ओके, नेक्स्ट आपका आ जाएगा 100 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम बॉडी ए टू बॉडी बी. Initially both A and B are neutral in same mass. Then find out charge on A. Okay. तो उन्होंने बोला कि बॉडी A है और बॉडी B है. 100 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम बॉडी A टू बॉडी B. तो 100 इलेक्ट्रॉन हमने ट्रांसफर किए बॉडी A से बॉडी B को. ठीक है. तो इनिशियली बोथ A एंड B आर न्यूट्रल. देन फाइंड आउट चार्ज ऑन A. तो अगर 100 इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर ट्रांसफर करोगे तो Q जो आ जाएगा N इंटू ई आ जाएगा. तो N इक्वल टू 100, E का वैल्यू आपको पता है ये 1.6. तो चार्ज A से आपको चार्ज B तक ट्रांसफर करवाए तो चार्ज A पर पॉजिटिवली चार्ज आ जाएगा तो B पर उतना ही नेगेटिवली चार्ज आ जाएगा. तो मास ट्रांसफर, कितना मास ट्रांसफर हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg होता है. इंटू 100 कर दीजिए तो आपका मास ट्रांसफर मिल जाएगा. डिफरेंस इन मास, तो डिफरेंस मास मतलब उसका मास बढ़ गया इसका मास घट जाएगा. तो 2 इंटू कर दोगे तो डिफरेंस इन मास में निकल जाएगा. नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आ गया आपका, विच आर द फॉलोइंग चार्जेस पॉसिबल और नॉट पॉसिबल. किस टाइप का चार्ज पॉसिबल है और किस टाइप का चार्ज पॉसिबल नहीं है. अब यहाँ पे देखो यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ज दे रखा है. 3.2 इंटू 10 टू द माइनस 20 कूलम, 6.4 इंटू 10 टू द माइनस 8. तो यहाँ पे आपको ये पूछा है कि ये चार्ज पॉसिबल है कि नहीं है. तो ऑब्वियसली अगर ये मल्टीपल इंटीजर ऑफ एक क्वांटा के मल्टीपल इंटीजर में आता है तभी जाके पॉसिबल है, नहीं तो फिर नहीं होगा. तो आप Q इज इक्वल टू एन ई डालें तो एन की वैल्यू अगर इंटीजर में आता है तो फिर ये चार्ज पॉसिबल है. अगर एन की वैल्यू इंटीजर में नहीं आता है तो फिर ये चार्ज पॉसिबल नहीं है. तो यहाँ पे अगर मैं डालूं Q इज इक्वल टू एन ई तो एन इज इक्वल टू बन जाएगा Q बाई ई. तो डिवाइड करने पर ये आता है 0.2. तो 0.2 एक इंटीजर नहीं है तो ये चार्ज जो है ये पॉसिबल नहीं है. उसी तरह आप यहाँ पर जैसे कि ये क्वेश्चन आ गया आपका 5 इंटू 10 टू द माइनस 18 कूलम. तो यहाँ पर अगर एन की वैल्यू डाले Q इज इक्वल Q डिवाइडेड बाई ई तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 31.25 जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है. ये एक इंटीजर नहीं है. ठीक है. तो यहाँ पे 0.001 कूलम अगर यहाँ पे एन निकालोगे तो ये बन जाएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 15. तो ये एक इंटीजर है तो ये पॉसिबल हो सकता है. ठीक है. तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो कि कौन सी जो चार्ज है तो ये चार्ज की वैल्यू एक्चुअली पॉसिबल है, ये एग्जिस्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. कैलकुलेट नंबर ऑफ प्रोटॉन इन 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर. तो 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये मोल कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री के मोल कॉन्सेप्ट से ही सॉल्व हो जाएगा. तो 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर अगर दे रखा है तो इसमें आपको वेट उसको निकालना पड़ेगा. तो 500 सेंटीमीटर क्यूब मतलब वेट ग्राम, डेंसिटी से आपका वेट निकल जाएगा. डेंसिटी वाटर का होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. तो 500 सेंटीमीटर क्यूब का वेट आपका बन जाएगा 500 ग्राम. तो 500 ग्राम से आप मोल निकाल सकते हो. मोल में से मॉलिक्यूल है उसमें कितना प्रोटॉन है आप निकाल सकते हो. इजी है, ट्राई करना. अगर नहीं आए तो बताना, मैं बता दूंगा दूसरे एक वीडियो बनाकर. ठीक है. नेक्स्ट, क्वांटा ऑफ चार्ज इज डिटरमाइंड बाय मिलिकन इन हिज ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट यूजिंग HCF मेथड. तो ये तो नॉर्मली आपकी जानने के लिए है, ये क्वेश्चन वगैरह नहीं आता, लेकिन फिर भी आप जान लीजिए थोड़ा सा. क्वांटा ऑफ चार्ज होता है, ये चार्ज के जो क्वांटा हमने निकाला कि इलेक्ट्रॉन एक होता है उसका क्वांटा, तो ये कैसे निकला, ये मिलिकन ने निकाला बाय हिज ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट यूजिंग HCF मेथड. चार्ज ऑन ड्रॉप इन एक्सपेरिमेंट अपीयर्स ड्यू टू फ्रिक्शन. तो जो चार्ज आता है वो एक्चुअली फ्रिक्शन की वजह से ही आता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ मिलिकन इफ चार्जेस आर 6 माइक्रोकूलम, 15 माइक्रोकूलम एंड 21 माइक्रोकूलम, देन अकॉर्डिंग टू दिस एक्सपेरिमेंट व्हाट इज द क्वांटा ऑफ चार्ज. तो क्वांटा ऑफ चार्ज क्या बनेगा, तो एक बनेगा 6 माइक्रोकूलम, एक आ गया आपका 15 माइक्रोकूलम, एक आ गया आपका 21 माइक्रोकूलम. तो यहाँ पे अगर क्वांटा देखेंगे तो मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज जो देखेंगे, तो मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज जो देखेंगे ये सब मल्टीप्लाइड है किससे, 3 से मल्टीप्लाइड है. तो ये 3 का 2 से मल्टीप्लीकेशन है, एक इंटीजर 2 बन गया. ये 3 का 5 मल्टीप्लीकेशन है, ये 3 का 7 मल्टीप्लीकेशन है. तो यहाँ पे क्वांटा जो बन जाएगा 3 माइक्रोकूलम बन जाएगा, क्योंकि तभी क्वांटाइजेशन होगा जब भी ये लोग इसके इन मल्टीपल इंटीजर में ही आएंगे. तो यहाँ पे अगर आपको क्वांटा पूछा है तो क्वांटा यहाँ पे आ जाएगा 3 माइक्रोकूलम. सम अदर क्वांटाइज फिजिकल क्वांटिटी. तो कोई भी अगर क्वांटिटी क्वांटाइजेशन रूल को फॉलो कर रहा है तो कैसे पता चलेगा, तो उसकी जो वैल्यू होगी वो क्वांटा के मल्टीपल इंटीजर में ही आएगा. जैसे कि एनर्जी ऑफ फोटोन, तो ये भी एक क्वांटाइजेशन रूल को फॉलो करता है. तो एनर्जी ऑफ फोटोन जो आ जाएगा ये इज इक्वल टू n इंटू एच न्यू. तो एच न्यू यहाँ पर क्वांटा का वैल्यू बन गया और n हो गया आपका मल्टीपल इंटीजर. उसी तरह एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन एम भी इज इक्वल टू NH/2π. तो n यहाँ पर
शो कर रहा है कि क्वांटाइजेशन फॉलो कर, मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू एन इंटू ई एच बाई 4 पाई एन। तो ये सब क्वांटाइजेशन रूल को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वार्क पार्टिकल, ये भी एग्जाम में आ चुका है, नीट में और दूसरे एग्जाम में भी, मेडिकल एग्जाम में भी, तो ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। तो अकॉर्डिंग टू गेलमन न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर कंपोज ऑफ 3 पार्टिकल्स नोन एज क्वार्क पार्टिकल। तो गेलमन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला कि ये जो न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स वगैरह हैं, ये क्या करते हैं, कंपोज ऑफ 3 डिफरेंट पार्टिकल्स। उन्होंने उस पार्टिकल को नाम दिया क्वार्क पार्टिकल। ठीक है, तो ये जो क्वार्क पार्टिकल होते हैं, उन्होंने इसको डिवाइड किया कि 2 तरीके के क्वार्क पार्टिकल होते हैं, एक होता है अप क्वार्क, एक होता है डाउन क्वार्क। अप क्वार्क का जो वैल्यू होती है वो होती है +2e/3, डाउन क्वार्क का जो वैल्यू होती है वो होता है -e/3। ठीक है, तो +2e/3 ये होती है -e/3। फॉर्मेशन ऑफ प्रोटॉन, तो ये क्वार्क पार्टिकल मिलके ही प्रोटॉन बनाते हैं। तो प्रोटॉन कैसे बनेगा, उन्होंने बोला कि एक प्रोटॉन जो होता है 3 क्वार्क पार्टिकल मिलके बनाते हैं। तो ये प्रोटॉन जो बना, ये 3 क्वार्क पार्टिकल, एक होता है डाउन क्वार्क और 2 अप क्वार्क। तो एक प्रोटॉन बनता है 3 क्वार्क पार्टिकल से, और उसमें से 2 अप क्वार्क होते हैं और एक डाउन क्वार्क होते हैं। तो 3 क्वार्क पार्टिकल में 2 हो गया आपका अप क्वार्क +2e/3, एक डाउन क्वार्क बन गया, डाउन क्वार्क का वैल्यू होती है -e/3, तो मिलके आपका बन जाएगा +e। तो उसी तरह से हमको पता चलता है कि प्रोटॉन की जो वैल्यू होती है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन की चार्ज के बराबर होती है, लेकिन पॉजिटिवली चार्ज होती है, मतलब अपोजिटली चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। उसी तरह फॉर्मेशन ऑफ न्यूट्रॉन अगर देखोगे, न्यूट्रॉन भी 3 क्वार्क पार्टिकल से बनता है, लेकिन वहां पे एक होता है अप क्वार्क और 2 होते हैं डाउन क्वार्क। तो एक अप क्वार्क का वैल्यू हो जाएगा +2e/3, 2 डाउन क्वार्क होते हैं -e/3, तो ये मिलके वैल्यू आपका बन गया 0। तो इसीलिए न्यूट्रॉन बोलते हैं न्यूट्रल। ठीक है, तो इसका चार्ज 0 होती है। तो ये जो क्वार्क पार्टिकल होती है, इनकी एग्जिस्टेंस नहीं होती, फ्रीली ये नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते। तो एग्जिस्टेंस ऑफ क्वार्क पार्टिकल फ्रीली इन नेचर इज नॉट पॉसिबल, देयरफॉर स्टिल क्वांटा ऑफ चार्ज इज इलेक्ट्रॉन। तो इसीलिए अभी तक भी आप चार्ज जो होता है उसकी क्वांटा को हम इलेक्ट्रॉन ही मानते हैं। ठीक है, तो ये क्वार्क पार्टिकल थोड़े से इंपोर्टेंट है, आप उसको ध्यान दे दीजिएगा। ये पूछ लेता है कि प्रोटॉन जो है कौन से क्वार्क पार्टिकल को लेके बना है। तो प्रोटॉन जो है 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क को लेके बना है, और न्यूट्रॉन जो है 1 अप क्वार्क और 2 डाउन क्वार्क पार्टिकल को लेके बना है। तो अप क्वार्क जो होती है उसकी वैल्यू होती है +2e/3, और डाउन क्वार्क जो होती है उसकी वैल्यू होती है -e/3। नेक्स्ट आती है आपकी मेथड ऑफ चार्जिंग। तो किस तरीके से आप एक न्यूट्रल बॉडी को चार्ज बना सकते हैं। तो पहली मेथड जो आती है वो आता है आपका फ्रिक्शन। किसी भी पार्टिकल को आप फ्रिक्शन की वजह से चार्ज करवा सकते हैं। व्हेन 2 बॉडीज रॉब्ड देन बोथ इक्वली चार्ज इन मैग्नीट्यूड विद अपोजिट नेचर। अगर 2 बॉडी को आप रॉब करते हैं तो दोनों में इक्वल चार्ज आ जाएगा और वो अपोजिट नेचर में ही आएंगे। जैसे कि अगर आप ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ को अगर रॉब करते हैं तो ग्लास रॉड के ऊपर पॉजिटिवली चार्ज आएगा और नेगेटिवली चार्ज आ जाएगा सिल्क क्लॉथ के ऊपर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में पूछता है, आप देख चुके होंगे, अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो पता होगा कि इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि किसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है। तो ये आपको याद रखना है कि अगर आप ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ को रॉब करेंगे तो ग्लास रॉड के ऊपर पॉजिटिवली चार्ज आएगा, सिल्क क्लॉथ के ऊपर नेगेटिवली चार्ज आएगा। ऑब्वियसली क्वेश्चन आता है। ठीक है, उसी तरह कैट स्किन और इबोनाइट के रॉड के अगर आप रॉब करोगे तो इबोनाइट रॉड के ऊपर नेगेटिवली चार्ज, कैट स्किन के ऊपर पॉजिटिवली चार्ज। प्लास्टिक, रबर, अंबर को अगर आप ऊल के साथ रॉब करोगे तो इनके ऊपर आ जाएगा नेगेटिवली और ऊल के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव। ड्राई हेयर को कॉम के साथ रॉब करोगे तो कॉम में आ जाएगा नेगेटिवली चार्ज और ड्राई हेयर में आ जाएगा पॉजिटिवली चार्ज। तो ये सब बातें आपको थोड़ी सी ध्यान में रखना होता है, तो आप ये एग्जाम में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला मेथड ऑफ चार्जिंग था जो कि था फ्रिक्शन, जो आपको सबको पता है फ्रिक्शन होने से चार्ज न्यूट्रल बॉडी में चार्ज जनरेट होता है। नेक्स्ट आ जाएगा आपका कंडक्शन। कंडक्शन में क्या होता है, व्हेन 2 कंडक्टिंग बॉडीज कनेक्टेड विथ कंडक्टिंग वायर देन फ्लो ऑफ चार्ज टेक्स प्लेस फ्रॉम हाई पोटेंशियल बॉडी टू लो पोटेंशियल बॉडी। कोई भी 2 बॉडी है, जैसे कि ये पकड़ लीजिए एक बॉडी, ये पकड़ लीजिए, दोनों कंडक्टिंग बॉडी है, तो इसके बीच में एक वायर अगर हम लगा देंगे तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी की ओर चार्ज कंडक्ट हो सकता है। ठीक है, तो चार्ज जो कंडक्ट होगा कितने अमाउंट की चार्ज कंडक्ट होगा और इसके ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा, उसके लिए फॉर्मूला है Q = CV। ये एक्चुअली कैपेसिटर चैप्टर जब पढ़ेंगे तब ये फॉर्मूला आपको आ जाएगा। तो कैपेसिटर यहाँ पे हमें थोड़ा सा जानना जरूरत है कि Q जो होता है वो CV होता है, मतलब Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, यहाँ पर V आ जाएगा और इक्वल टू जब करोगे Q = CV आ जाएगा। तो C जो होता है कैपेसिटेंस ऑफ द बॉडी आता है,
तो कैपेसिटेंस जो होता है वो डिपेंड करता है रेडियस के ऊपर। उस जो भी आप चार्ज बॉडी ले रहे हो इसकी रेडियस क्या है, इस जो जितना ज्यादा रेडियस उसका होता है तो उसमें उतना चार्ज स्टोरेज करने की कैपेसिटी होती है। तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। तो अगर आफ्टर कनेक्शन आप देखोगे तो Q1 डैश बाई Q2 डैश इज इक्वल टू बन जाएगा R1 बाई R2। तो इस रेशियो से आप निकाल सकते हो कि दोनों बॉडी को कनेक्ट करने के बाद उसके ऊपर कितने चार्ज अभी है। When two conducting sphere of same size connected with conducting wire, then total charge of sphere divide equally। तो बोला है कि when two conducting sphere of same size, अगर दो conducting sphere आप ले रहे हो और दोनों की साइज बिल्कुल सेम है, ठीक है, तो जब आप उसको कनेक्ट करोगे तो टोटल चार्ज हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि दोनों की रेडियस बिल्कुल अगर सेम हो जाएगा तो ये रेडियस रेशियो 1:1 बन जाएगा। तो ये बिल्कुल इक्वली डिवाइड हो जाएगा चार्ज, दोनों में सेम सेम चार्ज बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पर ये एक स्फीयर है ए और ये दूसरा स्फीयर है बी, दोनों की रेडियस बिल्कुल सेम है, मतलब ये दोनों की साइज बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पर चार्ज है 50 माइक्रोकूलम प्लस यहाँ पर चार्ज है -30, तो टोटल चार्ज आपका बन जाएगा 20 माइक्रोकूलम। अब 20 माइक्रोकूलम जब डिवाइड होकर दोनों स्फीयर में आएंगे, इसमें हम कनेक्ट करेंगे वायर में, तो ठीक है दोनों चार्ज डिवाइड होंगे तो इक्वली डिवाइड हो जाएगा। इसके ऊपर आ जाएगा 10, इसके ऊपर आ जाएगा 10। लेकिन अगर रेडियस अलग होता तो वैल्यू कुछ अलग आता, ठीक है। तो आफ्टर कनेक्शन चार्ज ऑन ईच स्फीयर, तो Q टोटल आपका बन जाएगा +20 माइक्रोकूलम, Q एच इज इक्वल टू Q A डैश प्लस Q B डैश प्लस इज इक्वल टू आ जाएगा 20/2 दैट इज इक्वल टू +10 माइक्रोकूलम, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट ये आ गया आपका A B C, तीनों का जो रेडियस है R है, मतलब तीनों सेम साइज की स्फीयर है। A के ऊपर चार्ज Q है, B के ऊपर बिल्कुल कुछ नहीं है, C के ऊपर 2Q। टच A एंड B, तो पहले आपको बोला है कि A को B के साथ टच कीजिए, फिर उसके बाद A एंड C। अब उसके बाद क्या करिए, जितना भी बचा उसमें आप A को C के साथ टच कीजिए, फिर उसके बाद B एंड C। तो बताइए फाइनल में चार्ज कितना होगा। तो देखते हैं, पहले हमने बोला कि हम क्या करेंगे, A को B के साथ टच करेंगे, तो A के ऊपर चार्ज कुछ नहीं था, ठीक है, तो ये था हमारा A और ये था हमारा B और ये था हमारा C। A के ऊपर चार्ज था Q, इसके ऊपर 0, इसके ऊपर हमारा चार्ज था कितना 2Q, ठीक है। तो अगर आप A और B को टच करोगे, दोनों की रेडियस बिल्कुल सेम है, ये R है ये R है, तो चार्ज डिवाइड हो जाएगा। तो टोटल चार्ज आपका आ जाएगा क्या Q, अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा Q/2। तो A के ऊपर चार्ज आ जाएगा Q/2, B के ऊपर चार्ज आ जाएगा Q/2। उसके बाद बोला है कि आप A को C के साथ टच करो, तो अभी A के ऊपर चार्ज आ जाएगा Q/2, C के ऊपर चार्ज है 2Q, तो दोनों की रेडियस सेम है तो भी वही इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो टोटल चार्ज बन जाएगा Q/2 प्लस 2Q डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 5Q डिवाइडेड बाई 4। अभी ये A का बन गया चार्ज, C का बन गया। उसके बाद B और C को टच करो, B के पास चार्ज इनिशियल कितना था, इनिशियल तो कुछ नहीं था, लेकिन A के बाद टच करने के बाद इसमें Q/2 आ गया। अभी ये Q/2, अब इसके बाद C के पास चार्ज आ जाएगा 5Q/4, दोनों को मिलाकर फिर डिवाइड कर दो। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो कि कंडक्शन होने के बाद कितना चार्ज उसमें अभी है, ठीक है। तो ये इजी है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। नेक्स्ट आपका आ जाएगा इंडक्शन। इंडक्शन जो होती है, इसमें दोनों बॉडी जो होती है वो न्यूट्रल हो या फिर चार्ज हो, उसमें किसी तरीके से कांटेक्ट नहीं होता या फिर कोई भी कनेक्शन नहीं होता। तो इंडक्शन में क्या होता है, नो कांटेक्ट और नो कनेक्शन। तो यहाँ पे एक बॉडी होता है चार्ज बॉडी और उसके पास एक न्यूट्रल बॉडी को हम रख लेते हैं। तो ये चार्ज बॉडी क्या करता है, वो न्यूट्रल बॉडी में चार्ज को इंड्यूस करता है, ठीक है। तो ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है तो इसको हम बोलेंगे इंड्यूसिंग बॉडी, और ये बाय इंड्यूसिंग चार्ज, तो ये इसके ऊपर चार्ज को इंड्यूस करेगा, तो ये बन जाएगा आपका इंड्यूस्ड चार्ज। तो इसके ऊपर जो चार्ज आया ये होता है इंड्यूस्ड चार्ज। तो पहले क्या होता है, ये न्यूट्रल होता है, लेकिन जब ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को जब आप पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को इधर रखोगे तो ये पॉजिटिवली चार्ज क्या करेगा, नेगेटिवली चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो एक साइड में नेगेटिवली चार्ज पूरी तरह से आ जाएंगे, ठीक है। तो इधर जब नेगेटिवली चार्ज आ जाएंगे तो ऑब्वियसली इस साइड में पॉजिटिवली चार्ज डेवलप हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप एक कनेक्ट कर लेते हो, अर्थिंग कर लेते हो, तो ये पॉजिटिवली चार्ज चला जाएगा, इस बॉडी में टोटल में नेगेटिवली चार्ज आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप कोई भी एक न्यूट्रल बॉडी को कन्वर्ट कर सकते हो, न्यूट्रल बॉडी को चार्ज बॉडी में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इस इंड्यूसिंग चार्ज से जो चार्ज इंड्यूस होगा, इसमें जो इंड्यूस चार्ज आएगा, तो इंड्यूस चार्ज की जो वैल्यू आ जाएगी Q इंड्यूस्ड इज इक्वल टू Q0 इंटू 1 - 1/ε।
तो ये क्यू इंड्यूस जो बनेगा वो बनेगा क्यू नॉट इंटू 1 माइनस 1 बाई एप्सिलॉन आर। तो एप्सिलॉन आर होता है रिलेटिव परमिटिविटी, तो ये एप्सिलॉन आर मेटल के लिए होता है इन्फानाइट, ठीक है। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मेटल इज इक्वल टू इन्फानाइट होता है, उस कंडीशन में क्यू इंडक्शन इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू 1 माइनस 1 बाई इन्फानाइट दैट इज इक्वल टू क्यू इंड्यूस्ड इज इक्वल टू क्यू नॉट। तो ये अगर एक मेटल बॉडी है तो इसमें जो चार्ज इंड्यूस हो जाएगा वो बिल्कुल इसमें जितना चार्ज है उतना ही चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। फॉर अदर मीडियम अगर जो आपकी जो ये मीडियम है, अगर ये आपका बन गया क्या मेटल बन गया, फॉर अदर मीडियम अगर मीडियम कुछ अलग है तो क्यू इंड्यूस हो जाएगा स्मॉलर देन क्यू नॉट। तो यहाँ पे जो इंड्यूस चार्ज हो जाएगा ऑब्वियसली इस चार्ज से क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू कम होगा, लेकिन क्यू नॉट रिमेन्स अनचेंज। तो इंड्यूसिंग चार्ज में कोई भी चेंजेस नहीं आता, वो अनचेंज रहता है। नेक्स्ट, यहाँ पर आपको क्वेश्चन दे रखा है फाइंड आउट द नेचर ऑफ चार्ज ऑन गिवन सरफेस ऑफ मेटल बॉडी ए एंड बी। यहाँ पर आपको एक रॉड दिया जिसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज है, तो अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है तो ये 1 जो सरफेस 1 है, सरफेस नंबर 1 पर नेगेटिवली चार्ज इंड्यूस करेगा। अगर यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज इंड्यूस हो जाएगा सरफेस नंबर 2 पर पॉजिटिव, अब ये पॉजिटिवली चार्ज इस पर इंड्यूस करेगा नेगेटिवली चार्ज, अब ये नेगेटिवली चार्ज है तो इस पर आ जाएगा पॉजिटिवली चार्ज, ये आपको पता है। नेक्स्ट, क्या है न्यूट्रल बॉडी अट्रैक्ट ए चार्ज बॉडी, क्या एक न्यूट्रल बॉडी एक चार्ज बॉडी को अट्रैक्ट कर सकता है? तो इसका आंसर है यस, ड्यू टू इंडक्शन। तो इंडक्शन की वजह से एक न्यूट्रल बॉडी भी एक चार्ज बॉडी से अट्रैक्ट हो सकता है। कैसे? ये देखिए, एक चार्ज बॉडी है और एक न्यूट्रल बॉडी है, तो अगर ये चार्ज बॉडी है तो ये चार्ज बॉडी इसमें चार्ज इंड्यूस करेगा, पॉजिटिवली है तो इसमें नेगेटिवली चार्ज इंड्यूस कर दिया। अब उसी तरह जब इस साइड पे नेगेटिवली चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, इस साइड में पॉजिटिवली चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। अब ये पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज के बीच में अट्रैक्शन, ये पॉजिटिवली और पॉजिटिवली चार्ज के बीच में रिपल्सन, लेकिन इन दोनों में डिस्टेंस कम है और इन दोनों में डिस्टेंस ज्यादा है, तो यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स आ जाएगा वो रिपल्सिव फोर्स से ज्यादा आ जाएगा, तो ये नेट फोर्स आ जाएगा वो अट्रैक्टिव ही आएगा। तो इसलिए न्यूट्रल बॉडी जो होता है वो चार्ज बॉडी को अट्रैक्शन कर सकता है, और ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल हो सकता है इंडक्शन की वजह से। कैन टू लाइकली चार्ज बॉडी अट्रैक्ट ईच अदर, एक सेम टाइप की अगर बॉडी है नेगेटिवली चार्ज या तो फिर पॉजिटिवली चार्ज, क्या वो आपस में अट्रैक्शन कर सकते हैं? यस, ड्यू टू इंडक्शन जनरली इट हैपेंस व्हेन डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ चार्जेस आर वेरी लार्ज। ठीक है, ये भी हो सकता है, लेकिन कब होगा? जब डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ चार्जेस आर वेरी लार्ज। तो अगर दो चार्ज के बीच में डिफरेंस बहुत लार्ज है तभी जाके इंडक्शन हो सकता है, क्योंकि एक पॉजिटिवली बहुत बड़ा पॉजिटिवली चार्ज अगर एक छोटा सा पॉजिटिवली चार्ज के पास है तो वो क्या कर सकता है, उसमें इंडक्शन ला सकता है। लेकिन सेम अमाउंट का अगर होते हैं तो इसमें इंडक्शन पॉसिबल नहीं होगा। इंडक्शन इफेक्ट ऑब्जर्व ओनली इन बॉडीज नॉट इन पार्टिकल। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इंडक्शन इफेक्ट जो होता है ये सिर्फ बॉडीज में दिखा, मतलब आपको ऑब्जर्व कर सकते हो आप इसमें, लेकिन पार्टिकल्स में नहीं होता। देयरफॉर टू लाइकली पॉइंट चार्ज ऑलवेज रिपेल ईच अदर। इसलिए टू लाइकली पॉइंट चार्ज होते हैं वो हरदम आपस में क्या करेंगे, रिपल्सन करेंगे। ये आप जब आप बोलोगे कि सेम टाइप ऑफ सेम लाइकली चार्ज बॉडी, तो वो रिपल्सन कर सकते हैं या तो फिर अट्रैक्शन भी कर सकते हैं। लेकिन अगर लाइकली पॉइंट चार्ज आप ले रहे हो तो ऑब्वियसली वो रिपल्सन ही करेंगे। नेक्स्ट, हाउ कैन यू पॉजिटिवली चार्ज एक मेटालिक स्फीयर विदाउट टचिंग। एक मेटालिक स्फीयर है उसको पॉजिटिवली चार्ज कैसे कर सकते हो बिना टच के? ऑब्वियसली इंडक्शन, हम क्या करेंगे, एक रॉड लेने नेगेटिवली चार्ज का, तो इंडक्शन हो जाएगा, एक साइड में पॉजिटिव चार्ज एक साइड में नेगेटिव चार्ज, उसमें अर्थिंग कर लो, नेगेटिवली चार्ज हट गया वो पॉजिटिवली चार्ज बन गया, तो पॉजिटिवली चार्ज जो रह गया उस स्फीयर में पॉजिटिवली चार्ज ही बनेगा। नेक्स्ट, इफ ए पॉजिटिवली चार्ज बॉडी अट्रैक्ट बी देन इट मे बी। एक बॉडी है तो वो पॉजिटिवली चार्ज है तो दूसरों को अट्रैक्ट कर रहा है, तो क्या हो सकता है? तो एक बॉडी जो होता है वो ऑपोजिटली चार्ज बॉडी को अट्रैक्ट करता है, तो एक पॉजिटिवली है तो मतलब वो नेगेटिवली बॉडी को ही अट्रैक्ट करेगा। लेकिन अभी हमने देखा इंडक्शन की वजह से एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी न्यूट्रल बॉडी को भी अट्रैक्ट कर सकता है और एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को भी अट्रैक्ट कर सकता है। तो अट्रैक्शन से आप पता नहीं लगा सकते कि एक्चुअली जो दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट कर रहा है वो क्या है। तो ये आपको कंफर्मेशन नहीं प्रोवाइड करेगा कि एक पॉजिटिवली है मतलब वो दूसरा नेगेटिवली ही होगा। ठीक है, तो अट्रैक्शन किसी के बीच में हो सकता है, तो इट में भी नेगेटिवली चार्ज, न्यूट्रल और पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज में अगर पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्शन कर रहा है तो इसके बीच में ये पॉसिबल रहेगी डिफरेंस बिटवीन चार्जेस आर वेरी लार्ज। नेक्स्ट आ जाएगा आपका, इफ बॉडी ए इज चार्ज पॉजिटिवली एंड रिपल्स अनदर बॉडी। अगर बॉडी ए जो है वो चार्ज है
पॉजिटिवली हो रहा है और वो रिपेल कर रहा है, तो रिपल्सन अगर हो रहा है तो इसमें तो बिल्कुल कंफर्म हो रहा है कि वो दूसरा जो बॉडी है वो लाइक चार्जेस वाला ही होगा, तो मतलब पॉजिटिवली ही होगा। देन बॉडी बी मस्ट बी पॉजिटिवली चार्ज। तो रिपल्सन इज द कंफर्म टेस्ट फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन। तो इसीलिए बोलते हैं तो रिपल्सन जो होता है वो एक कंफर्म टेस्ट होता है कि एक्चुअली जो दूसरा बॉडी है वो पॉजिटिवली चार्ज है या तो फिर नेगेटिवली है या फिर न्यूट्रल है। तो अट्रैक्शन से आप नहीं जान सकते कि एक्चुअली किस टाइप की बॉडी है, उसके ऊपर कौन सी चार्ज है, लेकिन रिपल्सन जो है वो कंफर्म करके बताता है कि नहीं ये इस टाइप की ही बॉडी है। तो उसके ऊपर चार्ज अगर आपको कंफर्म करना है तो सबसे अच्छी चीज होती है कि आप रिपल्सन को देखो। अगर रिपल्सन हो रहा है तो इसका मतलब उसके ऊपर जो चार्ज है वो बिल्कुल सही तरह से आप उसको देख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा आर्टिकल नंबर 1 था। तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें आप आर्टिकल नंबर 2 को बताएंगे। ठीक है, इतना ही। चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिए और लाइक भी कर लीजिए यार। ठीक है, ओके, रखता हूँ आज के लिए इतना ही।